कथ्य यानी आत्मकथा यानी खुद की कहानी, अपनी कहानी। इंग्लिश में इसे ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद। तो इस कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर जयशंकर प्रसाद ने इसे क्यों लिखा। तो सुनो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब की ही ये बात है। तो प्रेमचंद जी ने 1930 में हंस पत्रिका शुरू किया। अब ये हंस पत्रिका क्या होता है? मैगजीन सुने हो ना, मैगजीन को ही कहा जाता है पत्रिका। तो हंस पत्रिका यानी हंस मैगजीन। तो प्रेमचंद्र जी का मकसद था कि लोग सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज की सच्चाई भी समझे। उस समय देश में गरीबी, भेदभाव और कई समस्याएं थी। इसलिए प्रेमचंद जी चाहते थे कि सभी लेखक लोग इन सब बातों को खुलकर लिखें। साथ में हंस पत्रिका के जरिए नए लेखकों को भी अपनी रचनाएं लिखने का मौका मिले। इस पत्रिका में कहानियां, कविताएं, निबंध, लेख और आत्मकथाएं छपती थी। तो एक समय बोला गया कि इस हंस पत्रिका में सभी लेखक लोग अपनी अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में लिखेंगे यानी आत्मकथा लिखेंगे। तो इसी दौरान जयशंकर प्रसाद जी से उनकी आत्मकथा लिखने के लिए उनके मित्रों ने कहा, लेकिन इन्हें अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी थी। पर इनसे इनकी आत्मकथा लिखने के लिए इनके मित्र बार बार बोला करते थे कि तुम भी अपनी आत्मकथा लिख दो ना। और एक दिन तो इनके सबसे करीबी मित्र ने भी कह दिया, तुम भी अपनी आत्मकथा लिखो ना। तो जयशंकर प्रसाद जी को तो अपनी आत्मकथा लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी उन्होंने सबके बोलने पर, सबके फोर्स करने पर आत्मकथा लिखने की सोच ही ली है और आत्मकथा लिखे भी। और इसी आत्मकथा के सहारे जयशंकर प्रसाद जी ने बताया कि वो क्यों आत्मकथा नहीं लिखना चाह रहे थे। वह इसी कविता में बताते हैं कि वह आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाह रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ महान काम नहीं किया है जो कि वह बता सके लोगों को, और ना ही उनका जीवन बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही हैप्पीनेस से भरा हुआ है। तो यही सब बातें करते हैं इस कविता में हमारे कवि। तो यह जो कविता है 1932 में विशेष प्रकाशित हुआ, यानी विशेष रूप से यानी फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। तो अब हमारे जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा लिखने के लिए बैठ गए हैं और लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलो कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आत्मकथा में क्या क्या लिखा है हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप यहाँ पे मन रूपी भौरा को कहा जा रहा है। गुनगुनाना, अपनी मतलब अपना, घनी मतलब बहुत अधिक यानी घना। तो मतलब ये हुआ कि मन रूपी भौरा गुनगुना कर कह रहा है कि मैं अपनी कौन सी कहानी कहूँ, क्योंकि जीवन में कुछ खास कहने लायक बचा ही नहीं है। जीवन ऐसा हो गया है जैसे पेड़ की बहुत सारी पत्तियां मुरझा कर गिर रही हो, यानी जीवन दुख और निराशा से भर गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। गंभीर का मतलब होता है गहरा, अनंत नीलिमा का मतलब गहरा नीला आसमान भी हो सकता है, या फिर विशाल ब्रह्मांड, या फिर बहुत ही बड़ी दुनिया भी हो सकता है। असंख्य मतलब होता है बहुत ज्यादा, जीवन इतिहास मतलब लोगों के जीवन की कहानियां, लो मतलब है लोग, और व्यंग मलिन उपहास का मतलब है गंदे तरीके से मजाक उड़ाना। यानी इस बहुत बड़े से दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की बहुत सारी कहानियां लिखी है, पर यह लोग अपना ही बहुत ही गंदे तरीके से मजाक उड़वाते रहते हैं। तो सुनो, इस पंक्ति का यह भी अर्थ हो सकता है कि इस गहरे नीले आसमान के नीचे बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा यानी अपने जीवन की कहानियां लिखी है, पर उन्होंने अपना आत्मकथा लिखकर अपना मजाक ही उड़वाया है।
तो देखो, जब हम आत्मकथ्य यानी अपनी कहानी लिखते हैं तो उसमें ना सारी बातें लिखनी पड़ती है। हमने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अपने अच्छे दिनों को, अपने बुरे दिनों को, सब कुछ लिखना पड़ता है। और जैसे ही लोग हमारी कमियों को जानते हैं तो वे लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो कभी भी यही कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है उन्होंने अपना मजाक ही उड़वाया है, क्योंकि लोग उनका मजाक ही उड़ाए हैं। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तब भी यानी फिर भी, कह डालू यानी सब कुछ बता दूं, दुर्बलता मतलब कमजोरी या दुख, अपनी बीती यानी अपने जीवन की बीती बातें, गागर रीति यानी खाली घड़ा। तो यहाँ पर जीवन रूपी खाली घड़े की बात हो रही है। मतलब कभी अपने जीवन को खाली घड़े जैसा बोल रहे हैं, जिसमें सुख होना चाहिए था, जिसमें प्यार होना चाहिए था, उस घड़े में ना तो सुख है और ना तो प्यार है। तो मतलब ये हुआ कि फिर भी बोल रहे हो कि मैं अपनी सारी कमजोरी, दुखों और अपनी बीती हुई बातों को सबको बता दूं। क्या तुम्हें यह सुनकर सुख मिलेगा जब तुम देखोगे कि मेरा जो ये जीवन रूपी घड़ा है वह खाली है, यानी उसमें सुख और प्यार नहीं है। तो इन दो पंक्तियों में ना कवि उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने कवि को आत्मकथा लिखने के लिए बोला था। यानी वे अपने मित्रों से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं सब कुछ सबको बता दूं? क्या मैं बता दूं कि मेरे जीवन में कितना दुख है और मैं कितना परेशान हूँ? क्या तुम लोगों को यह सुनकर अच्छा लगेगा कि मेरे जीवन रूपी घड़े में ना तो प्यार है और ना तो सुख है? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरे रसले अपनी भरने वाले। किंतु का मतलब होता है लेकिन, खाली करने वाले। तो यहाँ पर जीवन रूपी मटके को खाली करने वाले लोगों की बात हो रही है, कवि के जीवन रूपी मटके की। अपने को समझो यानी खुद को समझो, मेरा रस यानी मेरा सुख, यहाँ कभी अपने जीवन के सुख की बात कर रहे हैं। ले का मतलब है लेकर, अपनी भरने वाले यानी अपनी कमी या अपनी जरूरत को पूरी करने वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम मेरी कहानी सुनो तो तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन के रस को यानी सुख को ले लिया है और मेरे जीवन को खाली कर दिया है और मेरे रस को लेकर अपने जीवन में भर लिया है। तो कभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, जब हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो हमारे जीवन से जुड़े उन सारे लोगों के बारे में भी लिखना पड़ता है जो कि हमारे साथ अच्छा किए या फिर बुरा किए, या फिर हमारे सुख के दिनों में साथ थे या फिर साथ नहीं थे, वो सब कुछ लिखना पड़ता है। तो कभी अपने मित्रों को बोल रहे हैं जिन्होंने उनसे उनके आत्मकथा लिखने के लिए बोला था, उन लोगों से बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम मेरी कहानी सुनो तो तुम्हें ऐसा लगे कि अरे मेरी वजह से ही इसके जीवन में इतना दुख आया है। तो सुनो, इसके पीछे ना बहुत गहरा भाव छुपा हुआ है, क्योंकि हमारे भी जीवन में ऐसा होता है ना कि जिन लोगों से हमें बहुत ही ज्यादा उम्मीद होता है कि ये लोग तो हमारे दुख में हमारा जरूर साथ देंगे, वही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। और ऐसा भी होता है कि जिन लोगों से हमें बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, जिन लोगों से हम बहुत ही प्यार करते हैं, जब हम लोग अपनी कमियों को और अपने दुखों को उन लोगों को बताते हैं तो वो लोग भी हमारा मजाक ही उड़ाते हैं और हमें इससे बहुत दुख होता है। पर वो लोग खुश हो रहे होते हैं हमारा मजाक उड़ाकर। यह विडंबना अड़ी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। विडंबना मतलब अजीब या फिर उल्टी स्थिति। यहाँ उल्टी स्थिति का यह मतलब है कि जैसे अगर हम खुद ही खुद का मजाक उड़ाएं तो यह बहुत ही अजीब बात नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपनी तारीफ सुने या तारीफ करे। लेकिन अगर कोई अपना ही मजाक उड़ा रहा है तो ये बहुत उल्टा सुनकर लेगा ना कि अरे वो तो खुद का मजाक खुद ही उड़ाता है। अड़ी का मतलब है अरे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे इधर आओ, अरे सुनो तो। सरलते यानी सादगी, भोली भाली जिंदगी की बात हो रही है। यहाँ कवि अपने सरल आत्मकथा की बात कर रहे हैं। तेरी यानी कवि ना अपनी आत्मकथा को ही कह रहे हैं।
हंसी उड़ाऊं यानी मजाक उड़ाना, भूले यानी कमियां, गलतियां, प्रवंचना मतलब होता है धोखा या छल, औरो यानी दूसरे को। तो मतलब ये हुआ कि अपनी आत्मकथा लिखकर मैं खुद का ही मजाक उड़ाऊं। यह तो बहुत अजीब और बहुत ही उल्टा बात होगा कि मैं अपने सादगी से भरी जिंदगी की मैं खुद से ही हंसी उड़ाऊं और अपनी गलतियों को और दूसरे द्वारा किए गए छल को क्या मैं दिखला दूं यानी सबको बता दूं। तो इन दो पंक्तियों में ना कवि अपने मित्रों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं अपनी साधारण सी जिंदगी को अपनी आत्मकथा में खुद से ही लिखकर अपना मजाक को उड़वा लूं? क्या मैं सबको बता दूं कि मैंने क्या क्या गलतियां की है और सबको बता दूं कि मैं कितना भोला हूं, सब लोगों ने कैसे मुझे धोखा दिया है? क्या यह सब मैं लिख दूं और अपना मजाक को उड़वा लूं? आई होप यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर होगा। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना उसको फिर से एक बार शॉर्ट में सुन लो ताकि तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं चलो फिर से सुन लो। तो कवि का आत्मकथा लिखने का मन नहीं था, पर जब बहुत लोगों ने कहा कि लिख दो तो कवि अपना आत्मकथा लिखना स्टार्ट करते हैं। पर जब कवि लिखने लगे तो उनका मन वो बताने लगा कि ये भी घटना लिखो, ये भी लिखो, ये लिखो, ये लिखो, यानी जीवन में घटी सारी बातों को मन याद दिलाने लगा और बोलने लगा कि सब कुछ लिख दो। पर कवि बताते हैं कि कुछ खास तो मेरे बारे में लिखने के लिए है ही नहीं जो मैं सबको बताऊं, और तो और मेरे जीवन में इतना दुख है, बहुत ही ज्यादा दुख है और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान भी हूँ। और मेरे जीवन का जो पेड़ है ना उसकी सारी पत्तियां मुरझा कर गिर रहा है, यानी मेरे जीवन रूपी पेड़ में से सारी पत्तियां मुरझा कर गिर रहा है, यानी पूरा दुख ही दुख भरा हुआ है। वैसे देखो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपना आत्मकथा लिखा है, पर उन लोगों ने अपना आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक ही उड़वाया है। जब भी लोग किसी का आत्मकथा पढ़ते हैं तो उनके कमियों को जानने के बाद उसका मजाक ही उड़ाते हैं। फिर भी कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि फिर भी तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिख दूं और अपना मजाक उड़वा लूं? जब तुम ये सुनोगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है तो क्या तुम्हें ये सुनकर अच्छा लगेगा? तो सुनो, अगर तुम लोगों को मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और जब तुम मेरी आत्मकथा पढ़ोगे तो तुम लोगों को कहीं ऐसा न लगे कि तुम लोगों की वजह से ही मेरे जीवन में इतना दुख है। ऐसा हमारे कवि बोल रहे हैं अपने मित्रों से। कवि बोलते हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि मैं खुद ही अपना मजाक उड़वाऊं, अपनी साधारण सी आत्मकथा लिखकर बता दूं कि किन लोगों ने मुझे धोखा दिया है और मैं कितना भोला हूँ। तो आगे के पंक्तियों में ना कवि अपने उन सुख भरी यादों के बारे में बता रहे हैं जो वो अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे। वह अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं, पर वो भी अब उनके साथ नहीं रही, यह भी वो बताते हैं आगे के ही पंक्तियों में। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्जवल मतलब होता है महान या फिर सुंदर या अच्छा या खुशहाल। गाथा मतलब होता है कहानी। गाऊं मतलब होता है गाना या बताना। मधुर मतलब होता है सुख भरी बातें। खिलखिलाकर हंसते यानी जोर जोर से हंसना, यानी मैं उन सुंदर और खुशी से भरी बातों को कैसे बताऊं उन सुंदर यानी सुख भरी चांदनी रातों के बारे में, कि कैसे हमने उन रातों में खूब हंस कर और प्यार भरी बातें की थी। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। स्वप्न मतलब होता है सपना, जाग गया यानी उठ गया, नींद टूट गया। आलिंगन मतलब होता है गले लगना। मुस्कुरा मतलब होता है मुस्कुराकर। भाग गया यानी दूर चला गया यानी गायब हो गया। यानी वह सुख मिला कहाँ जिसका मैं सपना देखा करता था। जब वह मुझसे गला मिलने ही वाला था तभी वह मुस्कुराकर भाग गए, यानी सपना टूट गया।
तो देखो, इन पंक्तियों में ना कवि अपने उन पलों के बारे में बता रहे हैं जो वो अपनी प्रेमिका के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ बिताए थे। तो वह बताते हैं कि मुझे वह सुख मिल ही नहीं पाया जिसका मैं सपना देखा करता था। वह मेरे पास आने ही वाली थी पर वह अब मुझसे दूर हो गई। यानी जैसे सपना टूटने के बाद हम उठते हैं तो पता चलता है कि अरे यह सब झूठ था, वैसे ही कवि के जीवन में भी सुख आए तो, पर सुख कुछ ही दिन के लिए आए, फिर वह सुख उनसे दूर हो गए। यानी वह अपनी प्रेमिका से बहुत ही प्यार करते थे और हमेशा उनके साथ ही रहना चाहते थे, पर वह अब उनके साथ नहीं है। यानी अपनी प्रेमिका के साथ रहना अब वह उनके लिए एक सपने जैसा है। और जब वह उन बीती बातों को याद करते हैं जो वह अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, तो उन्हें लगता है कि वो भी एक सपना ही था। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके यानी उसके अरुण कपोल यानी लाल या गुलाबी रंग के गाल, मतवाली यानी मस्ती से भरी नसीली, सुंदर छाया यानी सुंदर रूप की छवि, अनुरागनी उषा प्रेम भरी सुबह या भोर, निज मतलब होता है अपना, सुहाग मतलब होता है सौभाग्य या सौंदर्य, मधुमाया यानी सुंदरता। यानी उसके लाल लाल गाल इतने सुंदर और आकर्षक थे कि ऐसा लगता था जैसे प्रेम भरी सुबह खुद उनके गालों से ही लाली यानी लाल रंग लेती थी अपनी सौंदर्य के लिए। तो इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रेमिका इतनी सुंदर थी कि जब सुबह होता था ना तो ऐसा लगता था कि मानो जो ये सुबह है वह मेरी प्रेमिका के गालों से ही लाल रंग यानी लालिमा ले लिया है, यानी चुरा लिया है और अपनी सुंदरता बढ़ा लिया है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उसकी स्मृति यानी उसकी यादें, पाथेय मतलब यात्रा का भोजन या फिर सहारा, थके पथिक यानी थका हुआ यात्री, यहाँ थका हुआ यात्री कवि खुद को बोल रहे हैं। पंथा यानी रास्ता, सीवन यानी सिलाई, उधेड़ कर देखना यानी खोल कर देखना, कंथा यानी पुरानी चादर या गुदड़ी। तो यहाँ पर कवि अपने जिंदगी को गुदड़ी या फिर पुराना चादर बोल रहे हैं। यानी जब मैं अपने जीवन के रास्ते पर चलते चलते थक जाता हूँ तो उसकी यादें ही मेरा सहारा बनती है। तो तुम क्यों मेरी जीवन रूपी चादर की सिलाई को खोल कर देखना चाहते हो। तो देखो, इन पंक्तियों में ना कवि अपने मित्रों से बोल रहे हैं कि मैं जब अपने जीवन के रास्ते में चलते चलते थक जाता हूँ तो मैं अपनी प्रेमिका के यादों के सहारे ही अपनी जीवन जीता हूँ। और वह अपने मित्रों से पूछते हैं कि तुम लोग क्या मेरी जीवन रूपी चादर के सिलाई को खोल कर देखना चाहते हो। कवि ने जीवन रूपी चादर के अंदर सुख, दुख, धोखा और उनकी प्रेमिका की यादें भर रखी है। तो जैसे चादर के अंदर रुई भरा होता है ना, वैसे ही कवि ने भी सुख, प्रेम, दुख सब कुछ अपने जीवन रूपी चादर के अंदर भर रखा है। तो इन पंक्तियों के द्वारा हमारे कवि यही बताना चाह रहे हैं हम लोगों को कि जब उनकी पत्नी उनके साथ थी तब वह कवि के सबसे हसीन पल थे। कवि पूछते हैं कि कैसे मैं उन खूबसूरत दिनों को तुम्हें बताऊं जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ हंस हंस कर बातें किया करता था और चांदनी रातों में अपनी प्रेमिका के साथ ही वक्त बिताया करता था। पर यह सुख भी कुछ दिनों के लिए ही था, जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा था कि वह मेरी बाहों में आने ही वाली थी, पर वैसे ही वे मुस्कुराकर दूर भाग जाती है। तो कवि बताते हैं कि अब उनकी प्रेमिका उनके साथ नहीं है और जब वह उनके बारे में याद करते हैं तो उन्हें ये सपने जैसा लगता है। कवि अपने प्रेमिका की सुंदरता की भी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रेमिका इतनी सुंदर थी कि ये जो सुबह होती है ना तो आसमान लाल रंग का होता है ना,
तो वो जो लालिमा होती है वो मेरी प्रेमिका के गालों से ही चुराया करता है। और कवि अपने मित्रों से बोल रहे हैं कि मैं अपने जीवन को जीते जीते जब थक जाता हूँ तो अपनी प्रेमिका के यादों के सहारे ही जीता हूँ। तो तुम क्यों मुझे आत्मकथा लिखने के लिए बोल रहे हो? तुम क्यों मेरी जीवन रूपी चादर की सिलाई खोल कर देखना चाहते हो कि मेरे जीवन में क्या क्या भरा हुआ है और अभी क्या चल रहा है? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? बड़ी कथाएं यानी महान कहानियां या बड़े अनुभव कहूँ यानी बोलूं, औरों की सुनता यानी दूसरों की बातें सुनूं, मैं मौन रहूं यानी मैं चुप रहूं। तो यानी मैं कैसे आज इस अपने छोटे से और साधारण से जीवन की बड़ी कहानियां कहूँ? क्या ये सही नहीं रहेगा कि मैं दूसरों की कहानियां सुनूं और खुद चुपचाप रहूं? तो सुनो, वैसे तो जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही महान और बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, पर उनके अंदर इस बात का थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था। इसलिए वह इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी खास बातें बताने के लिए है ही नहीं, और ना तो कोई मैंने ऐसे महान काम किया है जिससे लोगों को सीख मिले। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी उन लोगों से पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने इन्हें आत्मकथा लिखने के लिए बोला था, यानी इनके मित्रों ने, तो अपने मित्रों से पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई महान काम तो मैंने किया ही नहीं है जो तुम लोगों को मैं बताऊं और अपनी आत्मकथा लिखूं। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं चुपचाप रहूं और दूसरों की ही आत्मकथा पढ़ता रहूं और मैं खुद अपनी आत्मकथा ना लिखूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। भोली यानी साधारण, सोई है यानी सोया हुआ है, शांत है, मौन व्यथाई ऐसा दुख जिसके बारे में हम बोल नहीं पाते हैं। यानी तुम मेरी यह भोली भाली और साधारण सी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे? अभी यह सही समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि अभी जो मेरा दुख भरी यादें हैं वह आराम से सो रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि बोलते हैं कि अभी यह सही समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि अभी मेरा दुख भरी जो याद है, यानी दुख भरा जो पल था जिसे मैं भूलना चाह रहा हूँ, वो अभी आराम से सो रहा है, यानी वो अभी शांत है। फिर अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो वो सारी बातें मुझे वापस से याद आ जाएगी और मैं वापस से दुखी हो जाऊंगा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कुछ खास है ही नहीं मेरे जीवन में जो तुम लोगों को मैं बतलाऊं, और ना तो मैंने कोई ऐसा महान काम किया है जिससे तुम कुछ सीख सको। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की आत्मकथा पढूं और मैं खुद चुपचाप रहूं, यानी मैं खुद की आत्मकथा ना लिखूं? तो कवि बोलते हैं कि यह अभी सही समय नहीं है मेरी आत्मकथा लिखने के लिए, क्योंकि मेरा जो दुख है भरी याद है ना, वो अभी वापस से जाग जाएगा अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा।